हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी नंबर 1 की चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यानी कि आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी कक्षा 12 की अध्याय 1 पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, जिसको हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस अध्याय का कुल 6 क्लास आपको दे दिया है। ये 6 क्लास आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एक के बाद एक। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023-24। इस नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल में। आप यहां पर जाएंगे तो आपको कक्षा 12 की कंप्लीट सिलेबस इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। ठीक है, जितना भी वीडियो मैंने बनाया है इसमें हमने लगा दिया है, और आगे की जितनी भी वीडियो कक्षा 12 की बनेगी उसको भी मैं इसी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। सबसे खास बात इस चैनल की ये है कि यहाँ पर आपको जो भी क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेगी और बहुत कुछ फ्री में मिलेगा इस चैनल पर। बने रहिए आप हमारे साथ। आज का ये हमारा क्लास जो है वो है 7वां क्लास, और आज हम पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण से क्या लाभ है और क्या हानि है, उसके बारे में आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं कि हेडिंग में हमको क्या लिखना है। तो हेडिंग हमारा जो होगा वो होगा परागण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है पराग कोश से परागकण का निकलना और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, ये क्रिया कहलाती है परागण। ठीक है, क्या पराग कोश से परागकण का निकलना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना कहलाता है आपका परागण। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा कि पराग कोश क्या होता है, स्त्री केसर का वर्तिकाग्र क्या होता है। तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से। देखिए, इसके लिए मुझे बनाना होगा एक पुष्प का चित्र। अभी जो मैं बना रहा हूं इसको पंखुड़ी कहते हैं। ये रंग बिरंगा होता है। देखिए, अब यहाँ पर मेरा लगभग पूरा डायग्राम बन गया है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। देखिए, ये एक पुष्प का डायग्राम है, पुष्प का चित्र है। इसमें ये जो बाहर लंबा लंबा सा पत्ती की तरह दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पंखुड़ी। क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। पंखुड़ी एक रंग बिरंगी होता है जो कि पुष्पों को आकर्षण, ठीक है, युक्त बनाने के लिए सहायता करता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, पुष्प में ही हमने क्या कहा कि परागकोश से परागकण का निकलना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो परागकोश क्या होता है और स्त्री केसर का वर्तिकाग्र क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। ये जो आपका भाग है इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। ठीक है, परागकोश, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंथर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा जो बीच में फूला हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के बाद बात करते हैं तो स्त्री केसर में ऊपर की तरफ एक लंबी सी पाइप की जैसी, नली की जैसी संरचना है, जिसको हम कहते हैं वर्तिका। इसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका के ऊपर एक घुंडी की जैसा संरचना पाया जाता है। ठीक है, घुंडी के जैसा संरचना पाया जाता है। इस घुंडी के जैसे संरचना को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, अब यहां से इस परागकोश से जो परागकण निकलता है वो इसी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे हम कहते हैं परागण। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं तो परागण के लिए किन किन चीजों की होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब देखो, यहाँ पर जो परागकोश होता है वो एक पुष्प में नर भाग होता है। ठीक है, और जो स्त्री केसर होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परागण के लिए, ठीक है, इस प्रकार से पहले पॉइंट में हम कहेंगे परागण के
लिए पुष्प में, परागण के लिए पुष्प में पुंकेसर, पुंकेसर यानी कि जिसमें परागकोश डंठल तंतु पाए जाते हैं उसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या है? एक नर जननांग है, जनन अंग है। ठीक है, परागण के लिए पुंकेसर जो कि नर जनन अंग होता है, तथा यहां लिखता हूं मैं तथा स्त्री केसर, स्त्री केसर को हम जायांग भी कहते हैं। स्त्री केसर को हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, जो कि एक मादा जनन अंग होता है, जनन अंग का होना आवश्यक होता है। इतनी बात समझ में आई आपको कि परागण के लिए पुष्प में पुंकेसर जो कि नर जनन अंग होता है तथा स्त्री केसर जो कि मादा जनन अंग होता है का होना आवश्यक होता है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर अगली पॉइंट को हम लिखते हैं, जैसा कि हमने बताया कि पराग कोश से परागकण का निकलना और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना परागण कहलाता है, तो उसको भी लिख देता हूं मैं यहां पर एक नोट्स के रूप में। यहां पर लिखेंगे परागण क्रिया में, यहां पे इसे लिखते हैं पराग कोश से पराग कण का निकलना, पराग कोश से पराग कण का निकलना तथा वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इतनी समझ में आया बात कि पराग कोश से परागकण का निकलना तथा वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आई होप ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। फटाक से आप इसको नोट कीजिए ताकि मैं आगे की पॉइंट को आपको अच्छे से समझा सकूं। परागण के प्रकार, परागण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो यहां पर मैं लिखता हूं परागण, एक चार्ट बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। परागण, परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। परागण क्या होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वपरागण, क्या होता है? स्वपरागण। और दूसरा जो होता है वो होता है पर परागण। इतना क्लियर हुआ? स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण को इंग्लिश में कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागण को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इज दिस क्लियर? स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पर परागण की, स्वपरागण तो केवल एक ही प्रकार का होता है। अगर हम बात करते हैं पर परागण की, तो मेरे दोस्त बच्चों जो पर परागण होता है वो कई प्रकार का होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम पर परागण में नंबर 1 पर बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है आपका वायु परागण। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आता है? वायु, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, वायु परागण। देखो वायु परागण को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, सॉरी एयर पॉलिनेशन। ठीक है, वायु परागण क्या कहते हैं? एयर पॉलिनेशन। दूसरे नंबर पर आता है आपका जंतु परागण। क्या आता है? जंतु परागण। जंतु परागण, देखो जंतु परागण को हम क्या कहते हैं? जंतु परागण को हम कहते हैं एनिमल पॉलिनेशन।
या फिर इसी को हम कहते हैं जू पॉलिनेशन। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है आपका जल परागण। जल परागण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन। और एक आपका इसी में आ जाता है आखिरी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण। देखिए, कृत्रिम परागण को हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इज दिस क्लियर? देखो, यहां पर थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए। जो कृत्रिम परागण होता है उसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है उसकी इच्छा के अनुसार। अब हम समझते हैं कि हमारा जो स्वपरागण होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एसएस ले लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पहले नंबर पर क्या आएगा आपका स्वपरागण। स्वपरागण जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप। देखिए, मैं समझाने के लिए एक डायग्राम का यूज करूंगा और आप भी डायग्राम बनाना एग्जाम में बढ़िया सा कलर पेन का यूज करके। कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल रेड पेन छोड़ देना, बाकी किसी भी कलर पेन का यूज कर सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, ये एक हमारा पुष्प है, छोटा सा मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप समझ जाएंगे। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन में कंडीशन होता है कि अगर परागकण निकले और उसी पुष्प के परागकण पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है। स्वपरागण में क्या होता है कि किसी पुष्प का परागकण पराग कोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के गिर जाए। किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के गिर जाए, या फिर किसी पुष्प का परागकण निकले और उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर आकर के गिर जाए, वहां पर स्वपरागण होता है। इस चित्र से आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए क्या कहा हमने कि एक पुष्प है, उस पुष्प से परागकण निकला और उसी पुष्प पर आकर के गिर गया, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के गिर गया। या फिर एक पुष्प से परागकण निकला और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर आकर के गिर गया, तो ये कहलाता है स्वपरागण। यानी कि एक ही पौधे के बीज में होने वाले परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। समझ में आया? एक ही पौधे के बीच में होने वाले परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। लिखो, स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण
तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो उसे क्या करते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्वपरागण, तो स्वपरागण में क्या होता है? दो कंडीशन होती है, दो अवस्थाएं होती हैं स्वपरागण की। स्वपरागण कब होगा कब नहीं होगा, इसकी दो अवस्थाएं होती है। देखो बच्चों, स्वपरागण में दो अवस्थाएं होती है। अगर हम पहली अवस्था की बात करते हैं तो पहली अवस्था हमारी होती है वह अवस्था जिसमें द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है। तो समझा? पहली अवस्था क्या है कि वह अवस्था जिसमें द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, वह अवस्था क्या कहलाती है? वह परागण क्या होती है? वह परागण स्वपरागण कहलाती है। यहां पर एक शब्द आया है द्विलिंगी पुष्प। देखो बेटा, द्विलिंगी पुष्प को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पुष्प जिसमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों उपस्थित हो, उसे हम द्विलिंगी पुष्प या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की, तो स्वपरागण की दूसरी अवस्था क्या है उसको देखते हैं। वह अवस्था जिसमें एक लिंगी जिसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है, पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, समझ में आया? वह अवस्था जिसमें एक लिंगी पुष्प यानी कि एक ऐसा पुष्प, उसमें चाहे नर जनन तंत्र हो चाहे माता जनन तंत्र हो, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो, उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी पुष्प कहेंगे। उस एक लिंगी पुष्प के परागकण या फिर उस एक लिंगी पुष्प का वर्तिकाग्र हो, वहां पर परागकण पहुंचे, उसे हम कहते हैं स्वपरागण। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हाँ, डायग्राम एग्जाम में बनाना मत भूलिएगा। आप डायग्राम एग्जाम में बनाइएगा जरूर, ठीक है? तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्या मिलेगा। देखो बेटा, अभी तो हमने स्वपरागण पढ़ लिया। अब आगे हम बात करते हैं स्वपरागण के लाभ और हानि के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि किसका बात करेंगे हम? सबसे पहले बात करेंगे स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण से क्या लाभ है? व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की क्या हानियां हैं। तो देखो, जो स्वपरागण होता है उससे कई लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। उन लाभ को मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली लाभ ये होती है कि पुष्प को परागण करने के लिए, परागण क्रिया करने के लिए किसी
दूसरे जाति के पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नहीं रहना पड़ता है। समझ में आया कि स्वपरागण में कोई भी पुष्प अगर परागण करना चाहता है या उसमें परागण की क्रिया होनी चाहिए तो उस पुष्प को किसी दूसरे जाति के पौधे के पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास बाइक है और आपको कहीं जाना है तो आपको किसी दूसरे का वेट नहीं करना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे से बाइक नहीं मांगना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि आपके पास आपका खुद का बाइक है और आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वपरागण में उसके पास उसका खुद का परागकण है, खुद का वर्तिकाग्र है, वो खुद परागण कर सकता है। दूसरी लाभ ये है कि स्वपरागण से परागकण अधिक नष्ट नहीं होते हैं, अधिक नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, स्वपरागण से परागकण क्या होते हैं, अधिक नष्ट नहीं होते, बहुत ही ज्यादा परागकण फालतू का नहीं गिरता। देख एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक यहां पर पुष्प है, ठीक, और एक पुष्प यहां पर है। क्या है, एक पुष्प ए यहां पर है, एक पुष्प बी यहां पर है। अब यहां से जब परागकण निकलेगा उड़ता हुआ इस पुष्प के वर्तिकाग्र के पास जाएगा तो ये बीच में जो जगह है इस जगह पर तो कुछ भी होगा, बड़े बड़े घास होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे। ठीक है, बड़े बड़े घास होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, तो क्या करेंगे इस परागकण को, इस परागकण के बीच में, इस परागकण के रास्ते में एक अवरोध उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और उस अवरोध में परागकण क्या होगा, फंसेगा और वहीं पर गिर जाएगा। ठीक है, फंसेगा और वहीं पर गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगर पर परागण की क्रिया होती है तो दूसरे पुष्प के लिए आवश्यकता होगी हमको परागण के लिए, दो अलग अलग जाति के या फिर उसी जाति के दो अलग अलग पौधों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर परागण हो रहा है। तो पर परागण में क्या होता है, परागकण यहां से उठेगा और इस पुष्प के पास जाएगा तो बीच में परागकण गिरेंगे तो परागकण की हानि होगी, यानी कि परागकण नष्ट होगा। और यदि परागकण यहीं से निकले और वापस आकर के यहीं पर गिर जाए तो क्या अधिक परागकण की नष्टता होगी या अधिक परागकण की हानि होगी? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, क्या होगी अधिक हानि? तो नहीं होगी ना। तो इस प्रकार से एक हमारा लाभ ये है कि स्वपरागण से परागकण अधिक नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, अगली पॉइंट क्या होती है उसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले लाभ की, तो सबसे पहले स्वपरागण से उत्पन्न पौधे, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे शुद्ध नस्ली होते हैं। शुद्ध नस्ली होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संकरण या फिर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये उसी जाति के पौधे होते हैं। तो समझ में आया? अर्थात इनका पैतृक गुण, अर्थात कर सकते हैं हम, अर्थात इनका पैतृक गुण बना रहता है, अर्थात इनका पैतृक गुण बना रहता है। आई होप कि आपको स्वपरागण के लाभ समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्वपरागण की हानि। स्वपरागण से क्या क्या हानियां होती हैं उनको हम देखते हैं। स्वपरागण से हानि, यानी कि हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहली हानि ये होगी
कि इनके द्वारा जो उत्पन्न नए पौधे होंगे वो कमजोर होंगे। ठीक है, क्या होते हैं? स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज होता है, क्योंकि बीज से ही पौधा बनता है, तो स्वपरागण से उत्पन्न बीज कमजोर होता है, कमजोर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास खेत है और आप खेती करते हैं। एक ही खेत में आप लगातार 6 साल, 7 साल, 8 साल एक ही बीज की बुआई कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है, धीरे धीरे जाते जाते उस खेत में उस फसल की पैदावार क्या होती है, कम होने लगती है। फसल की पैदावार कम होने लगती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक बार उस खेत में दूसरा फसल, फिर दूसरे फसल को, ठीक है, फिर तीसरे फसल को इस प्रकार से बोया जाता है ताकि खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बनी रहे, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फसलीय चक्र। ठीक है, पहला हो गया हानि। दूसरा हानि ये हो गया कि जो स्वपरागण से उत्पन्न बीज होते हैं, स्वपरागण से उत्पन्न बीज जल्दी नहीं पकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, स्वपरागण से जो बीज बनता है वो शीघ्र नहीं पकेगा, तो शीघ्र नहीं पकेगा तो हम जल्दी फसल को काट भी नहीं सकते। ठीक, आगे हम बात करते हैं, अगला क्या होता है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज, स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों का विकास नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको स्वपरागण एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे परपरागण के बारे में कि परपरागण होता क्या है। परपरागण के प्रकार हमने आपको बता दिए हैं, सभी प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चंस को हम वहां पर पुट आउट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।